हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे भारतीय कृषि की श्रृंखला को, जिसमें हम भारतीय कृषि की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और भारतीय कृषि की श्रृंखला में ये हमारा पहला पार्ट है, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक जानकारी आप लोगों के लिए कि पीडीएफ कोर्सेज अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम में सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर हमें मेल करके, जो मेल आईडी दी हुई है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नंबर्स और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय कृषि। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कृषि का महत्व क्या है। तो भारत, जैसा कि सबको मालूम है, एक कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि एक बहुत ही अपना अहम योगदान रखती है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही अहम योगदान है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि और भूमि सुधार के लिए विशेष बल दिए गए और इसका मुख्य जो आधार स्टार्ट हुआ वो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हुआ। और जो हरित क्रांति थी उसने भारत की कृषि को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। वहां से भारतीय कृषि का जो है वो काफी ज्यादा स्वरूप बदला। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। तो कुल क्षेत्रफल का 51% कृषि के लिए उपयुक्त किया जाता है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 51% कृषि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें से कुल भूमि का 46.6% 46.6% शुद्ध बोए क्षेत्र में आता है। शुद्ध बोए क्षेत्र का प्रतिशत है या भाग है वो 46.6% है। वनाच्छादित भूमि का कुल हिस्सा 23.8% है। जो वनाच्छादित भूमि है उसका कुल हिस्सा 23.8% है। बंजर भूमि का प्रतिशत 5% के आसपास है। परती भूमि का कुल भाग 7.5 है और 4% भाग पर वन व चारागाह स्थित है। तो ये जो इंडेक्स है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे ये भी पूछ सकते हैं प्रति भूमि का कुल भाग कितना है, या फिर शुद्ध बोए क्षेत्र का परसेंटेज कितना है, या फिर कुल कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, कुल कितने क्षेत्रफल के प्रतिशत पर कृषि का यूज होता है, कृषि की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं एग्जाम्स के लिए। जो ये इंडेक्स है इन पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो भारतीय कृषि का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 भागों में किया गया है। भारतीय कृषि को हम 5 भागों में वर्गीकृत करके जानते हैं। तो हिमालय का शीतोष्ण क्षेत्र ये पहला भाग है। दूसरा भाग उत्तरी शुष्क क्षेत्र है। तीसरा भाग पूर्वी आर्द्र क्षेत्र है। चौथा भाग पश्चिमी आर्द्र क्षेत्र या मालाबार क्षेत्र है। और 5वां भाग दक्षिण अपरिकृत अन्य क्षेत्र है। तो इन 5 भागों में हम कृषि का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन 5 भागों के बारे में। पहला भाग जो है हिमालय का शीतोष्ण क्षेत्र, इसके बारे में जानते हैं। तो वह क्षेत्र जिनमें अधिक वर्षा होती है, तो इसको भी 2 क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। तो हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में जिसमें वर्षा अधिक होती है तथा वनाच्छादित है, ये मुख्य रूप से इनमें जो सीमा विस्तार की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। असम के कुछ ऊपरी भाग को भी इसमें शामिल किया गया है। जो हिमालय के शीतोष्ण क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र है उसमें असम के कुछ ऊपरी भाग को भी शामिल किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो फसलें होती है वो गेहूं, चावल, आलू, मकई इत्यादि का उत्पादन होता है। और पश्चिमी क्षेत्र के सीमा विस्तार में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। तो इनमें से जो सवाल बनते हैं वो मुख्य रूप से ये बनते हैं कि हिमालय का जो शीतोष्ण का पूर्वी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र विस्तार, सीमा विस्तार में कौन कौन से राज्य आ सकते हैं, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में राज्य कौन कौन से शामिल है, या फिर मुख्य फसलें क्या है। जो दूसरा क्षेत्र है जिसको दूसरे क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है उत्तरी शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र की जो औसत वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है।
इसके कारण यहाँ जो सिंचाई के अन्य संसाधनों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो उत्तम कृषि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ जो है उत्तरी शुष्क क्षेत्र में सिंचाई अन्य साधनों के द्वारा ही संभव होती है। सीमा विस्तार की अगर बात करते हैं तो मुख्य क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। उत्तरी शुष्क क्षेत्र की जो सीमाएं अगर बात करते हैं सीमा विस्तार की, तो इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। मुख्य फसलों की अगर बात करते हैं तो मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, चना और कपास शामिल है। तो इनमें से जो मुख्य सवाल बनेंगे वो औसत वर्षा सेंटीमीटर में, विस्तार क्षेत्र और मुख्य फसलें मेन सवाल बनते हैं। तीसरी पूर्वी आर्द्र क्षेत्र, तीसरा जो वर्गीकरण हुआ है वो पूर्वी आर्द्र क्षेत्र में हुआ है। तो इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मुख्य फसलों में चावल, गन्ना, चाय व जूट शामिल है। जो पूर्वी आर्द्र क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं उनमें चावल, गन्ना, चाय व जूट शामिल है। विस्तार क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं कुछ भाग उत्तर प्रदेश के भी शामिल है। क्षेत्र विस्तार को एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। अगला जो चौथा वर्गीकरण है वो पश्चिमी आर्द्र क्षेत्र या मालाबार क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है, जिसके कारण चावल यहाँ का मुख्य फसलों में आता है। चावल मुख्य रूप से उत्पादित होता है। विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र से लेकर केरल तक है। जो मालाबार क्षेत्र का विस्तार है वो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक है। मुख्य फसलों में चावल के अलावा, चावल जैसा कि बात की मुख्य फसल है, चावल के अलावा नारियल, काजू और मसालों की भी अच्छी पैदावार होती है। जो मालाबार क्षेत्र है उसमें मुख्य फसलों में चावल के अलावा नारियल, काजू और मसालों की भी अच्छी पैदावार होती है। जो पांचवा वर्गीकरण है दक्षिण अपरिकृत अन्य क्षेत्र। तो यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। मुख्य फसलों में मूंगफली, बाजरा, कपास, तिलहन और दलहन शामिल है। मुख्य फसलों में जो अपरिकृत अन्य क्षेत्र दक्षिण के हैं उनमें मूंगफली, बाजरा, कपास, तिलहन और दलहन शामिल है। सीमा विस्तार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक का पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग और दक्षिण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। जो दक्षिण अपरिकृत अन्य क्षेत्र के सीमा में मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी महाराष्ट्र और दक्षिण उत्तर प्रदेश शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रमुख मृदाओं की। जो मिट्टियां हैं, मृदाएं हैं, उनके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो मृदाएं क्या होती हैं? मृदाओं की अगर बात करते हैं तो जो मृदा है, मिट्टी है, वो मुख्य रूप से शिला पदार्थ होती है। इसमें घुलनशील खनिज तत्व पाए जाते हैं और यही खनिज तत्व पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। जीवाणुओं और खनिज तत्वों का मिश्रण मृदा में पर्याप्त होता है। मृदा कितने प्रकार की होती है तो उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी जल द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद या मिट्टी होती है। कुल भाग का 43.4% जलोढ़ मिट्टी है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और सबसे अधिक मात्रा में ये मिट्टी भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी ये सर्वाधिक उपजाऊ है और इसका जो क्षेत्र है वो समतल में गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से समतल में गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाई जाती है, जिसका कुल भाग 43.4% है। जलोढ़ मिट्टी रंग में हल्की धूसर होती है और जलोढ़ मिट्टी में गाद और मृतिका के महीन कण पाए जाते हैं और बालू और बजरी के बड़े कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में गाद और मृतिका के महीन कण और बालू और बजरी के बड़े कण पाए जाते हैं। मिट्टियों से जो सवाल बनते हैं उनमें सबसे पहला सवाल बनता है कि कुल कितना प्रतिशत है मिट्टी का भूभाग पे।
मान लीजिए जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो ये भूभाग पे 43.4% है, सर्वाधिक है। एक सवाल यहाँ से बनता है। दूसरा, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वहां से। और तीसरा जो सवाल बनता है वो उसके प्रकार या फिर उसमें किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो आगे जलोढ़ मिट्टी 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है जलोढ़ मिट्टी को। पहला खादर और दूसरा भांगर। तो जो खादर और भांगर है, तो खादर की बात करते हैं, यह मैदानी भाग के निचले हिस्से में पाई जाती है। जो खादर मिट्टी है यह मैदानी भाग के निचले हिस्से में पाई जाती है, जिसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। खादर में लवणीयता और क्षारीयता अधिक होती है। दूसरा, भांगर की बात करते हैं तो भंगार जो है इसमें पोटास की कमी पाई जाती है तथा जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। यह मिट्टी मक्का, गेहूं, चावल, फलों, सब्जियों और गन्ने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। दूसरी, लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी कुल भूभाग का 18.6% है। जो लाल मिट्टी है वह कृषि के कुल भूभाग का 18.6% है। इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, यही कारण है कि इसका रंग लाल होता है। एक सवाल इससे भी बनता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की प्रचुरता होने के कारण इसका रंग लाल होता है। निचली परत में हल्का पीलापन भी पाया जाता है। लाल मिट्टी की जो निचली परत है उसमें हल्का पीलापन भी पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर सीमा विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, सोनभद्र और मिर्जापुर। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी की मुख्य फसलें आलू, गेहूं, कपास, तंबाकू, दलहन और तिलहन है। लाल मिट्टी की जो प्रमुख फसलें हैं आलू, गेहूं, कपास, तंबाकू, दलहन और तिलहन मुख्य हैं। आगे बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी, इसका एक अन्य नाम रेगड़ भी है। कुल भूभाग का 15% काली मिट्टी है। और अगर क्रम से बात करते हैं तो तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। इसके पहले लाल मिट्टी जो 18 से थोड़ा सा ज्यादा है। काली मिट्टी के निर्माण में बैसाख का मुख्य योगदान है और काली मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। आगे बात करते हैं विस्तार क्षेत्र की। तो काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान व छत्तीसगढ़ है। काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान व छत्तीसगढ़ तक है। मुख्य फसलों में अन्य कपास, तंबाकू व गन्ना इत्यादि हैं। इस मिट्टी में धारण क्षमता अधिक होती है और जिसके कारण यह मिट्टी जब सूखती है तो इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर तक की दरारें पड़ जाती हैं। आगे बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। यह कुल भूभाग का 5.5% है। पर्वतीय मिट्टी का फैलाव हिमालय की घाटियों के ढलान पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य भागों में है। इसका जो फैलाव है वो हिमालय की घाटियों के ढलान पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य भागों में है। पर्वतीय मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला दोमट पेडजोल और दूसरा उच्च स्थानीय। पर्वतीय मिट्टी के जो 2 भाग हैं वो पहला दोमट पेडजोल और दूसरा उच्च स्थानीय है। इस मिट्टी पर जो प्रमुख है वो चीड़ और देवदार के वृक्ष उगते हैं। चीड़, नीली चीड़ और देवदार के वृक्ष मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। यह कुल भूभाग का 4% है। इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता कम होती है और आर्द्रता भी कम होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें नमी धारण की क्षमता और आर्द्रता कम होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से बाजरा, दलहन और चारे का उत्पादन किया जाता है। विस्तार क्षेत्र में राजस्थान, पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी पंजाब क्षेत्र शामिल है। आगे बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी यह कुल भूभाग का 3.7% है। इस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो मेघालय की गारो पहाड़ियां, असम और उत्तरी कच्छ की पहाड़ियां, पश्चिम घाट की पहाड़ियां, असम, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां शामिल है। लेटेराइट मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में
मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, असम और उत्तरी की पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, असम, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ शामिल हैं। मुख्य फसलों में काजू, गन्ना और रागी का उत्पादन लेटराइट मिट्टी में होता है। लेटराइट मिट्टी की मुख्य फसलें काजू, गन्ना और रागी हैं। आगे भूसर व भूरी मिट्टी, तो मुख्य रूप से गुजरात एवं राजस्थान में पाई जाने वाली ये मिट्टी गीली और भुरभुरी होती है। क्षारीय मिट्टी व लवड़ी मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यह बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख फसलों की। जो हमारा भारतीय कृषि का सेकंड पार्ट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लर्न इजी ग्रुप और लर्न इजी पेज दोनों के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। और PDF कोर्सेज की जानकारी के लिए आप नंबर और email ID डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।